हेलो एवरीवन, आप सभी का द मैंड्रिन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। नया सेशन लेके आए हैं जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे पॉलिटी के ऐसे स्टेटमेंट जो बार बार रिपीटेडली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस द्वारा एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। और वो स्टेटमेंट हमें पहली बार पढ़कर ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो होते स्टेटमेंट गलत हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पॉलिटी के अंदर एक या दो कीवर्ड का फर्क होता है। अगर वो इधर से उधर हो गए या उनका कोई रिप्लेसमेंट रख दिया वहाँ पे, तो वो स्टेटमेंट पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो जनरली हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब वो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं और हम जब आंसर कीज देखते हैं या उनके आंसर्स मिलाते हैं तो हम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर उसका वो होता नहीं है। क्योंकि ये ऐसा सच है जो लगता सच है लेकिन होता नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फेडरल कैरेक्टर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या लिख रखा है कि जो फेडरल कैरेक्टर है वह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भैया फेडरल कैरेक्टर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बट इसके अंदर ये लिख रखा है कि ये मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये सरासर गलत है। फेडरल कैरेक्टर को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इससे जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 1 ये बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है, कहीं भी फेडरल कैरेक्टर मेंशन नहीं कर रखा है। अब हम समझेंगे कि पहले ये फेडरलिज्म क्या है इंडिया का। तो उससे पहले हमें यह पता है कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है, ये जो हम जिस फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं या जो फॉलो करते हैं, ये कनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, ना कि अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड है। अमेरिका के अंदर जैसे है ना कि राज्य के पास भी बहुत सी पावर्स होती हैं, वो उसे मतलब एक अलग हाई कोर्ट है उनका, अलग सब कुछ अलग है उनके पास, वो अलग एक सोल अथॉरिटी रखते हैं। तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के फेडरलिज्म के लिए एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट यूज लिया जाता है कि इंडियन फेडरलिज्म इज अ अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। या हम ये स्टेटमेंट भी बहुत बार यूज लेते हैं कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है, इट इज अ टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म नॉट बेस्ड ऑन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ना व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म? आपको मैं बता दूं कि जैसा आपको पता है कि जो इंडिया का जो कंट्री है उसके अंदर कोई भी आके जुड़ सकता है। जैसे सिक्किम जुड़ा, गोवा जुड़ा, बहुत से ऐसे स्टेट आके जुड़े, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते, वो सोल अथॉरिटी उनको नहीं दे रखी है। इंडिया का फेडरलिज्म है वो बहुत ही यूनिक फेडरलिज्म है। इसके अंदर आपको पता होगा कि जब तक नॉर्मल डेज में जब चलता है भारत, तो उसके अंदर स्टेट्स को बहुत सी पावर दे रखी है। वहाँ पे सेंटर इतना पावरफुल नहीं होता, स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे रखी है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी प्रोविजंस वहाँ पे लागू होते हैं और पूरी की पूरी पावर सेंटर पे शिफ्ट हो जाती है और सेंटर के कंट्रोल में हो जाता है, पूरा स्टेट के पास कुछ भी पावर नहीं बचती है। तो ये आपने फेडरलिज्म समझा है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि द मनी बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये स्टेटमेंट देखते ही हम यहाँ ट्रैप में फंस जाएंगे। एग्जामिनर ने बहुत ही प्यारा ट्रैप सेट किया। ये अभी रिसेंटली 2020 के प्रीलिम्स के अंदर ये था, यूपीसी के प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट था, वहीं से मैंने डायरेक्ट उठाया है। तो आपको पता होगा कि जो मनी बिल है उसके अंदर अब पूरी की पूरी पावर लोकसभा के कंट्रोल में है या लोकसभा के हाथ में है। राज्यसभा भी 14 दिन के अंदर उसे वापस करना होता है ये वो। बट क्या प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट कर सकता है? अब यहाँ देखो, ये एक मैंने बोला था एक कीवर्ड का या एक टर्म का फर्क होता है। अब यहाँ रिजेक्ट की जगह अगर यहाँ रिटर्न होता तो ये बिल्कुल का बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमें मानना होता कि भैया हाँ ये स्टेटमेंट सही है, वह रिटर्न नहीं कर सकते। बट यहाँ देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिख रखा है, व्हेन अ मनी बिल प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही मे आदर गिव हिज एसेंट टू द बिल और विथ होल्ड हिज एसेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न। कैन नॉट रिटर्न है, ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ देखो आपने मैं बताऊंगा ये ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का डिफरेंस दिया रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड। ये देखो रिजेक्टेड और अप्रूव्ड है बट कैन नॉट बी रिटर्न। तो अगर हम ये टर्म नहीं पकड़ेंगे तो हम इस ट्रैप में इजीली फंस जाएंगे। अब आपको पता होगा कि अपन ये वैसे जनरली रिजेक्ट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मनी बिल लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर तो प्रेसिडेंट साहब की प्रायर परमिशन के बाद ही मनी बिल को पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines its basic structure in term of federalism, secularism and fundamental rights and democracy। ये बहुत
बहुत ही फेवरेट स्टेटमेंट है यूपीएससी का, बहुत बार इस स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है यूपीएससी ने। तो अपन यहाँ इजीली ट्रैप हो जाएंगे कि भैया हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अब इधर भी एक टर्म का इधर उधर का फर्क है। अगर अपन यहाँ से इसको पढ़ेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये फेडरलिज्म भी है, सेकुलरिज्म भी है, फंडामेंटल राइट भी है और डेमोक्रेसी भी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर अलग से इवॉल्व हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है इसको, ये 4 केसेस के द्वारा डेवलप हुआ है। अब ये 4 केसेस कौन से हैं, तो ये सबसे पहले इसकी जो भूमिका है वो बांधी गई। फर्स्ट केस था शंकरी प्रसाद केस, फर्स्ट केस था शंकरी प्रसाद केस, जो कि 1951 के टाइम में हुआ। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वह किसी भी संविधान के पार्ट में संशोधन कर सकता है, तो वो फंडामेंटल राइट के अंदर भी ये संशोधन कर सकता है। यहाँ से ये हो गया कि भैया पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, वो कहीं भी संशोधन कर सकता है। जब सेकंड केस आया, सेकंड केस था गोलकनाथ केस, ये हुआ था अपने 1967 के अंदर। अब जब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी हमने पहले जो बोला था उससे हम सरासर नकारते हैं और पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है, वो अमेंड नहीं कर सकता। यहाँ से वापस रिवर्स हो गया। अब वापस इसी के अंदर आगे डेवलप होते होते थर्ड केस आया, बहुत ही फेमस केस, आप सभी को पता है, केशवानंद भारती केस 1973, बहुत ही फेमस केस। इसे बहुत ही आपको पता होगा कि ये बोला जाता है कि केशवानंद भारती केस ने भारत की डेमोक्रेसी को बचाया, ये वो। तो इस बात में हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बट इसके अंदर क्या बोला गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट अमेंड तो कर सकता है, बट उसका जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट होगा वो ऐसा अमेंडमेंट होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसे बिना टच किए अमेंडमेंट होना चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये एक्सप्लेन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग अलग केसेस में, वो हम आगे देखेंगे। इसी के दौरान क्या हुआ कि आप सभी को पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वह इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया गया। और ये जो भी ऊपर केसेस थे या ये केशवानंद भारती केस था, इसका जो ये डिसीजन था ये बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया गया। ये बोला गया कि भैया हमें पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट करने की पूरी शक्ति देता है आर्टिकल 368 के अंदर, तो हमारी पावर्स को लिमिट नहीं किया जा सकता, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ संशोधन करेंगे। इसका परिणाम हमें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो आर्टिकल 31 के अंदर था और 19 क्लॉज एफ के अंदर था, ये बिल्कुल सरा यहाँ से हटाकर एक नॉर्मल 300A, आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन राइट तक लिमिट कर दिया गया। फंडामेंटल राइट, आज राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, ये इसी ड्यूरिंग हुआ था। फिर वापस जो फोर्थ केस आता है वो ये था मिनर्वा मिल्स केस, ये 1980 में हुआ। जब ये बहुत ज़्यादा बवाल हुआ तो उसके बाद ये केस हुआ मिनरल मिल, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये बोला कि भैया जो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, तो उसके तहत पर सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता है कि जो संविधान के अंदर अगर संशोधन होगा पार्लियामेंट द्वारा जो भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वो हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बिना। और उसने अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स में, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट है, ये अलग अलग स्टेटमेंट में टाइम टू टाइम बताए गए, अपडेट किए गए। तो जो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप यहाँ पे भी अपन इजीली अपन फंस सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि अपन को पता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस है ये कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसमें आपको पता है कि बहुत सी ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसे लोकपाल की नियुक्ति। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ना होने के कारण, तो ये अपन समझेंगे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो स्टैच्यूरी बॉडी है और इसका जो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रावधान लिख रखे हैं, सैलरीज अलाउंसेज, ये सारे पार्लियामेंट्री एक्ट 1977 के अंदर लिख रखे हैं। आप देखिए सैलरी अलाउंसेज एंड लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस इन पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सरासर गलत हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भैया जो इलेक्शन कमीशन आर प्रोवाइडेड विथ द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इजीली आराम फंसेंगे यहाँ पे, तो क्यों, क्योंकि अपन को पता है भैया भारत का डेमोक्रेसी बचा क्यों है, बिकॉज ऑफ आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज भारत की डेमोक्रेसी इतनी हेल्दी है क्यों, क्योंकि हम इजीली हमारी सरकार खुद चुनते हैं। और वो कैसे चुन पाते हैं, इलेक्शन कमीशन ही उसको हमें एक ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करके दिखाता है।
तो ये देखते ही हम फंसे कि इतना तो पावर होगा तभी वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा, अदरवाइज कैसे काम करेगा, अगर डर होगा नौकरी जाने का उनका तो। लेकिन यहाँ ये आप अगर एक टर्म इधर से उधर होता तो यहाँ ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। यहाँ अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो यहाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमिश्नर है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है उन्हें सिक्योरिटी ऑफ, ये देगा प्रोवाइडेड विथ द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट सेम मैनर एज ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को हटाया जाता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हटाया जाएगा, ये इसके अंदर लिखा गया है। लेकिन कोई भी जो दूसरे कमिश्नर्स हैं उनको कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, वो हटाए जा सकते हैं। जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेंगे तो इन्हें इजीली हटाया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैबिनेट इज नॉट मेंशन। अगर यहाँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होता सही माना जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखा है, मतलब आज के दिन क्या इसकी अवधारणा है। तो आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो ये आर्टिकल 74 के अंदर मेंशन कर रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और पीएम वीएम जो भी 75 एंड 74 ये डिफाइन करता है। अब जो कैबिनेट टर्म है वह 44th अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44। इसके अंदर आर्टिकल 352 के अंदर ये मेंशन किया गया कि आर्टिकल 352 ये बोलता है कि जो कैबिनेट है वह प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये देखिए प्राइम काउंसिल ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ रैंक कैबिनेट अंडर आर्टिकल 75। ये देखिए आप कैबिनेट टर्म बिल्कुल मेंशन है आर्टिकल 352 के अंदर, तो संविधान के अंदर ये मेंशन है कैबिनेट टर्म। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की पावर्स जो वो एक्सक्लूसिव पावर यूज़ ना करके ऐसे जब मन चाहे तब इमरजेंसी ना लगा पाएँ, इसीलिए एक कैबिनेट टर्म जोड़ा गया 44th अमेंडमेंट के अंदर। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसीज लगाई थी उसके बाद ही ये संशोधन हुआ था। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द टर्म बजट इज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 112। अब यहाँ पे हम इजीली ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि अपन इतना कॉमन वर्ड है बजट, अपन हर बार सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, जब भी बजट डिस्कशन चलता है या कुछ भी होता है अपन बजट सुनते हैं तो अपन को इजीली ये लगेगा कि हाँ बजट संविधान के अंदर लिखा होगा। लेकिन नहीं, संविधान के अंदर लिख रखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 ये डिफाइन करता है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है, बजट टर्म यहाँ नहीं लिखा गया है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नो ग्राउंड इज मेंशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी महत्वपूर्ण पोस्टें हैं तो कहीं ना कहीं तो ग्राउंड मेंशन होना चाहिए ना कि इन्हें क्यों हटाया जाता है। लेकिन कहीं ग्राउंड मेंशन नहीं है। जो सत्ताधारी सरकार होती है वो जिसे चाहे स्पीकर बिठा सकते हैं या जिसे चाहे वो रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई भी प्रोसीजर या कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। प्रोसीजर बिल्कुल है लेकिन ग्राउंड मेंशन नहीं है संविधान के अंदर। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लासीफाई करता है जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी 4 रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज या मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। बिल्कुल, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये तो बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और कैबिनेट होगा, बट वो कहीं भी ये क्लासिफिकेशन नहीं करता है स्पेसिफिक, या कहीं ये नहीं लिख रखा कि इतने प्रकार के इतने मिनिस्टर होंगे ये वो। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। यहाँ में आपको एक टर्म समझनी होगी कि एक्सक्लूसिव पावर क्या है। एक्सक्लूसिव पावर ये होता है कि जो पावर उसी के पास हो और किसी के पास ना हो, बट ऐसा है नहीं भैया। वैसे हम यहाँ ट्रैप में फंस सकते हैं क्योंकि अपन को पता है जो इमरजेंसी होती है उसके अंदर लोकसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बट नहीं भैया। जैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है कि टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। तो ये दोनों हाउसेज से पास करवाना जरूरी है, ये लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। तो आज का ये हमारा सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और वहाँ जाकर आप इसका जो पीडीएफ है और मैंने एक और पीडीएफ शेयर किया था वो डाउनलोड कर लें। और आपको नेक्स्ट सेशन अगर ऐसा ही अगर ये आपको अच्छा लगा है तो मैं क्या पॉलिटी का ही सेकंड पार्ट बनाऊं या कोई दूसरा सब्जेक्ट पे आपको ऐसा चाहिए जो यूपीएससी द्वारा बार बार पूछे जाता है और उसमें जनरली डाउट्स होते हैं, या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या इकोनॉमी है, आप नीचे कमेंट करें और बताएं। थैंक यू।